नमस्ते, स्टडी विद पाटिल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है MPPSC मेंस 2021 का 5वां पेपर सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का 3 मार्कर में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुप्रास अलंकार के भेद लिखिए। सेकंड प्रश्न था शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्ड प्रश्न था कर्मधारय और बहुव्रीहि समाज में भेद बताइए। चौथा प्रश्न था संधि और समाज में अंतर समझाइए। 5वां प्रश्न था स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। छठा प्रश्न था संबंध तत्पुरुष समाज को 100 उदाहरण समझाइए। सातवें प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया था कि हिंदी के इन शब्दों के वे रूप लिखिए जो संस्कृत के समान है, मतलब तत्सम शब्द थे आयशु, इमली, ईट, करतब, कोड़ी, खासी, गेहूँ, गोना, छकड़ा, जत्था, दियासलाई, बेल, भांजा, सांस, हल्दी। 8वें प्रश्न में पूछा गया था इन शब्दों के विपरीत भाव व्यंजक शब्द लिखिए। शब्द थे अधम, अनुनासिक, अभियुक्त, आर्स, उन्मूलन, रीत, क्रश, गौरव, नस्वर, निषिद्ध, पाश्चात्य, पेना, प्रतीचि, वक्र, क्षुद्र। 9वां प्रश्न था इन शब्दों के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द लिखिए। शब्द थे अंतर्ध्यान, अक्षर, अन्वेषण, आक्षेप, इंद्रधनुष, उत्कंठा, और, कस्तूरी, खिड़की, गणमान्य, तर्कश, पराग, मंडन, प्रारूप, शेषनाग। 10वां प्रश्न था अर्धविराम एवं अल्पविराम में क्या अंतर है। 11वां प्रश्न था अवतरण चिन्ह का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है। 12वां प्रश्न था प्रयोजन मूलक भाषा के शब्दों की विशेषताएं बताइए। 13वां प्रश्न था वृद्धिकरण के लिए क्या करना चाहिए। 14वां प्रश्न था संक्षिप्तीकरण की प्रमुख अनिवार्यताएं क्या कौन सी है। 15वां प्रश्न था दीर्घ संधि का उदाहरण देते हुए समझाइए। 16वां प्रश्न था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के आशय को स्पष्ट कीजिए। 17वां प्रश्न था विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, उदाहरण दीजिए। 18वां प्रश्न था मानक शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा के मानकीकरण के संबंध में समझाइए। 19वां प्रश्न था क्या योजक चिन्हों के स्थान पर समास और संधि के नियमों से अनुशासित शब्द व्यवहार संभव है, यदि है तो संधि और समास से संबंधित 3 उदाहरण देकर समझाइए। 20वां प्रश्न था लोकोक्ति किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक लोकोक्ति लिखिए। 21वां प्रश्न था उपमा अलंकार के चारों अंग संक्षेप में लिखिए। 22वां प्रश्न था भाषा क्या है, प्रयोजन मूलक भाषा किसे कहते हैं। 23वां प्रश्न था अनुवाद किसे कहा जाता है, समझाइए। 24वां प्रश्न था अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता क्यों। 25वां प्रश्न था योजक चिन्ह के प्रयोग के 2 प्रमुख स्थितियाँ लिखिए। सेकंड प्रश्न के अंतर्गत अलंकार से संबंधित प्रश्न थे, जिसमें पहला था शब्दालंकार से संबंधित। पहला प्रश्न था कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है। सेकंड प्रश्न था मुदित महीपति मंदिर आए में अलंकार होगा। थर्ड प्रश्न था को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर में अलंकार लिखिए। चौथा प्रश्न था शब्दालंकार से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुनने में समान प्रतीत होने वाले पर अर्थ में भिन्न वर्णों की पुनरुक्ति रिक्त स्थान अलंकार है। शब्दालंकार से 5वां प्रश्न था चरत धरत शंका करत भावत नींद न भोर सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। इस दोहे में सबंग पद श्लेष है या अभंग पद श्लेष। अर्थालंकार से पूछे गए थे तो पहला प्रश्न था उपमा अलंकार के अंतर्गत जिसकी तुलना की जाती है उसे प्रस्तुत कहते हैं या अप्रस्तुत। सेकंड प्रश्न था जहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं उसे उपमा का कौन सा भेद कहा जाता है। तीसरा प्रश्न था अर्थालंकार से रनित भृंग घंटावली झरत दान मधु नीर मंद मंद आवत चलयो कुंजर कुजर समीर में रूपक का कौन सा भेद है। चौथा प्रश्न था आनंद चंद समान उंगयो मृदु मज्जू हसी जनु जो न छटा है में जनु किस अलंकार का वाचक है। पांचवा प्रश्न था अर्थालंकार से सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात
मनो नीलमणि सेल पर आतप परयो प्रभात में कौन सा अलंकार होगा। तीसरा प्रश्न था वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी के सेंटेंस थे, पहला कृपया अत्यंत जरूरी समझे, सेकेंड आजकल भारत एक शक्तिशाली देश माना जाता है, तीसरा था यथा संशोधित, चौथा मरता क्या न करता, पांचवा प्रतिनियुक्ति के लिए एक आदेश जारी करें। इंग्लिश के सेंटेंस थे फॉर कंसिडरेशन, सेकेंड था इन दिस कनेक्शन आई हैव टू स्टेट, थर्ड था मैन मेड द टाउन एंड गॉड मेड विलेज इज अ वेल नोन परहैप्स, फोर्थ था इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज एवरीबडी, फिफ्थ था नो फर्दर एक्शन इज नेसेसरी। चौथे प्रश्न में संधि समास और विराम चिन्ह से संबंधित थे। पहला प्रश्न था 36 में कौन सा समास होगा, सेकेंड था लोह पुरुष में समास का नाम लिखिए, तीसरा था अहोरात्र का संधि विच्छेद कीजिए, चौथा था परंतु का संधि विच्छेद कीजिए, पांचवा अनु प्लस आई की संधि क्या होगी, छठा प्रश्न था इसे कोष्ठक के अंदर दो बिंदु अर्थात इस कोष्ठक में बंधक चिन्ह को कहते हैं, सातवां प्रश्न था यथा विधि में कौन सा समास है, आठवां प्रश्न था PH.D या M.A में लगा हुआ चिन्ह डॉट कहलाएगा, नौवां प्रश्न था उसके निकाले जाने का प्रमुख कारण अनुशासनहीनता थी, इस वाक्य का शोधन कीजिए, सही शब्द पर चिन्ह लगाते हुए लिखिए, शुद्ध शब्द होगा भविष्य दृष्टा ऋषि वाला या भविष्य दृष्टा आधा र वाला। पांचवा प्रश्न था व्याकरण संबंधित, जिसमें था पहला मानदेय का अंग्रेजी परिभाषिक रूप लिखिए, सेकेंड डोमिसाइल का हिंदी परिभाषिक रूप लिखिए, थर्ड था सैया बहे कोतवाल अब डर काहे का, इस कहावत का आशय स्पष्ट कीजिए, चौथा अनसुईया का विलोम शब्द बताइए, पांचवा जिस पर आक्रमण न किया गया हो इस वाक्यांश हेतु एक शब्द दीजिए, छठा प्रश्न था दातून का तत्सम रूप लिखिए, सातवां प्रश्न अभिजात शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए, आठवां वांगमय शब्द का शुद्ध रूप लिखिए, नौवां प्रश्न था अंग लगना मुहावरे का अर्थ लिखिए, दसवां था पेंशन का परिभाषिक रूप लिखिए, पेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं। छठे प्रश्न के अंतर्गत गद्यांश पूछा गया था, पहला गद्यांश था और इसके एक अथवा में पूछा गया था। तो पहला गद्यांश पूछा गया था वो था सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, क्या था, मुझे तुम अपना खून दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता लाकर दूंगा। यह घोषणा उस सिंह ने की थी जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का नायक था। द्वितीय विश्व युद्ध के वे दिन थे, ब्रिटिश सेना की एक के बाद दूसरी हार होती जा रही थी। जापानी सेना पूर्व में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। उसने सिंगापुर जीत लिया और वहां से बर्मा की ओर चल पड़ी। वापस होते हुए ब्रिटिश अधिकारी कई भारतीय सैनिकों को अपने पीछे छोड़ आए। वे सैनिक जापानी सेना के हाथों में पड़ गए और उन्हें शिविर में युद्धबंदी बनाकर रखा गया। रासबिहारी बोस इन भारतीय सैनिकों को एकत्र कर एक सेना संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय सुभाष चंद्र बोस का घटना स्थल पर आगमन हुआ। स्वतंत्रता की उनकी लड़ाई में जर्मनी और जापान सब प्रकार की सहायता देने को प्रस्तुत हुए। इन सैनिकों को उन्होंने संबोधित किया और आदेश दिया कि भारत से अंग्रेजों को निकाल फेंकने के लिए वे जापानी सेना का साथ रहकर युद्ध करें। उनके आगमन से इन सैनिकों में नवजीवन का संचार हुआ। इस विश्वस्त और निर्भीक नेता के प्रति वे प्रशंसा के भाव से अभिभूत हो उठे। स्वयं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मृत्यु पर्यंत रहने को प्रस्तुत हुए। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन हुआ और उसने जापानी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध किया। इस गद्यांश से प्रश्न थे। पहला प्रश्न, इस अवतरण में जिस सिंह का संदर्भ आया वह कौन है। सेकेंड प्रश्न था, इस समय ब्रिटिश और जापानी सेनाओं की युद्ध में कैसी स्थिति हो रही थी। थर्ड प्रश्न था, सुभाष बोस का इस घटना स्थल पर आगमन हुआ, कब आगमन हुआ। चौथा था, भारतीय सैनिकों में नवजीवन का संचार किस कारण हुआ। पांचवा प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन किस लिए किया गया। इसके अथवा में पूछा गया था, भारत गद्यांश था, भारत सने सने विश्व मंच पर विकास की महाशक्ति बनकर उभर रहा है। भारत में प्राकृतिक संपदा का अभाव नहीं है। भारतवासियों की श्रम शक्ति भी बेजोड़ है। ज्ञान विज्ञान और नवीनतम तकनीकों के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत उन्नति की है। प्राकृतिक संपदा और मानव संसाधनों के द्वारा विकास का आधार तैयार हुआ है। इसीलिए भारत के महाशक्ति बनने की आशा बलवती हुई है। भारत में प्रेरक महापुरुष भी दिशा में अपना योगदान कर रहे हैं। इनके कारण राजनीतिक सूझबूझ और इच्छा शक्ति को सद्भाव और शक्ति संपन्नता मिली है। अतः भारत भविष्य में महाशक्ति बनेगा। इस गद्यांश से पहला प्रश्न था, भारत के महाशक्ति बनने का आधार
किस प्रकार तैयार हुआ। प्रेरक महापुरुषों से भारत को क्या मिला। थर्ड प्रश्न था भारत ने किन क्षेत्रों में अधिक उन्नति प्राप्त की है। चौथा प्रश्न था लेखक के अनुसार भारतीयों की क्या विशेषताएं हैं। पांचवा प्रश्न था उपयुक्त गद्यांश में भारत के प्रति किस दृष्टिकोण की प्रधानता परिलक्षित होती है। सातवें प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया था पल्लवन के पहला पल्लवन दिया गया था नारी का सौंदर्य आभूषणों से नहीं सौम्य गुणों से होता है, जिसके अथवा में दिया गया था लीके लीक सबे चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, सायर सिंह सपूत। इन दोनों का पल्लवन करना था, अथवा में था एक किसी का भी। आठवें प्रश्न के अंतर्गत था एक गद्यांश जिसका संक्षेपण करना था। पहला गद्यांश था धरती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति उस धरती को जिसमें उसका जन्म हुआ है उसे अपनी मातृभूमि समझने लगता है तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है और मातृभूमि के लिए देवत्व की भावना पैदा हो जाती है। जीवन में चाहे जैसी भी स्थिति हो वो मातृभूमि से द्रोह की बात नहीं सोचता। मातृभूमि के प्रति जब यह भाव दृढ़ होता है वहीं से सच्ची राष्ट्रीय एकता जन्म होता है। इस स्थिति में मातृभूमि पर बसने वाले नागरिकगण एक दूसरे से सौदा करने या शर्त तय करने की बात नहीं सोचते बल्कि मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य की बात सोचते हैं। इसके अथवा में दूसरा संक्षेपण के लिए दिया गया था गद्यांश अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है। अंग्रेजी पढ़कर अपने देश को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भूल जाना खराब है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन अपने देश की प्रत्येक चीज़ को असम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और उसे अपनाने में अपनी मानहानि समझते हैं। पर वो की ही बात लीजिए, अंग्रेजीदा कहते हैं कि यह स्त्रियों का ढोंग है, यह पंडितों की पोगापंथी है। वे कहते हैं पर वो बेकार है, फिजूल खर्ची के साधन है। यह हमारा हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया।